नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आज भी आपके लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आया हूं, जिसे लास्ट तक सुनकर सच में आपको डर का एहसास होने वाला है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कॉलेज के लिए एक छोटे से गांव में गया और वहां उसे एक कमरे में ऐसी बातें देखने को मिली जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और जब ये कहानी मेरे सामने आई तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कॉलेज का जीवन बहुत मजेदार होता है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे अनुभव मिलते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आप कहानी तो सुनते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, आपका प्यारा सा नाम और आप इस कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं कमेंट करके रखिए। तो चलिए बिना देर किए आज के इस खौफनाक कहानी को उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम विनय है और ये कहानी तब की है जब मैं कॉलेज के लिए एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। कॉलेज का एडमिशन हो चुका था और अब मुझे सिर्फ रहने के लिए एक सस्ता और ठीक ठाक कमरा ढूंढना था। मैं खुद एक छोटे गांव से हूं और शहर की चकाचौंध से ज्यादा परिचित नहीं था। ऐसे में जब शहर के पास ही एक गांव में एक कमरा मिला तो मुझे लगा कि यही सही रहेगा, शांत, सस्ता और शहर की भीड़-भाड़ से दूर। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शांति मेरे लिए एक भयानक रातों का सिलसिला बनने वाली थी। ये कहानी पिछले साल की है, जब मैं मेरी पढ़ाई के लिए घर छोड़ आया था। शहर में पहुंचते ही सबसे पहली चुनौती थी रहने के लिए कोई अच्छा ठिकाना ढूंढना। कॉलेज के पास के इलाकों में किराए के रेट बहुत ज्यादा थे और मैं इतनी महंगी जगह पर रह नहीं सकता था। मैंने कॉलेज के कुछ सीनियर्स से बात की और उन्हीं में से एक ने मुझे सलाह दी कि शहर से थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहां किराया भी सस्ता मिलेगा और शांति भी होगी। मैं वैसे भी शांति पसंद करने वाला इंसान था, इसलिए उनकी बात मानकर मैंने उसी गांव में कमरा ढूंढने का सोचा। उस गांव का नाम था मुदगांव। नाम सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मुझे सिर्फ सस्ते किराए की फिक्र थी। जब मैं वहां पहुंचा तो गांव वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल शांत, हरे भरे पेड़, मिट्टी की सड़कें और एक दो पक्के मकान। गांव वालों ने बताया कि गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते और यहाँ जो मकान खाली हैं वो पुराने मालिकों के हैं जो शहर में शिफ्ट हो गए हैं। एक बूढ़े आदमी ने मुझे एक घर दिखाया जो काफी पुराना था लेकिन रहने लायक था। कमरा बहुत बड़ा था और घर के चारों ओर घास उगी हुई थी। पहली नजर में वो कमरा मुझे परफेक्ट लगा, बड़ा, खुला और सस्ता। बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, आपको शांति ही शांति मिलेगी। बस यही सुनकर मैंने उसी दिन कमरा ले लिया। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो थी बूढ़े आदमी का चेहरा। जब मैंने पूछा कि इससे पहले यहाँ कौन रहता था, वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बस इतना कहा, यहाँ कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, सब किसी न किसी वजह से चले जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये उसकी आदत हो, बुढ़ापे में लोग ऐसी बातें करते हैं। खैर, मैंने अपना सामान कमरे में रख लिया और उस रात वहीं सोने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गया, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे की खिड़की खुली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद बाहर से ठंडी हवा आ रही है। पर यह ठंडक सिर्फ हवा की नहीं थी, जैसे कि उस कमरे में कोई अजीब सा भार था जो मुझ पर दबाव डाल रहा था। मैं इसे नजरअंदाज कर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था तो गांव के एक बुजुर्ग मुझे बाहर मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम उस घर में रह रहे हो, और जब मैंने हां कहा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव से साफ था कि वो कुछ कहना चाहते हैं। मैंने फिर से पूछा कि इस घर के बारे में कुछ अजीब है क्या। उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, बेटा, तुम ये घर ले चुके हो, अब कुछ कहना ठीक नहीं होगा, बस अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। इतना बोलकर वो चला गया।
मैंने इसे सिर्फ गांव वालों की पुरानी मान्यताओं की तरह सोचा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस कमरे के बारे में कुछ तो था जो बार बार मेरे मन में शक पैदा कर रहा था। रात होते ही उस कमरे में अजीब आवाजें आने लगती, जैसे कोई धीमे धीमे बोल रहा हो। खिड़कियां खुली होती, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आता था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि ये कुछ और था। ये सिर्फ शुरुआत थी और तब मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। कमरे में पहले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो कुछ अलग सा महसूस हुआ। कमरे का माहौल अजीब था, जैसे वहां कुछ बदला हुआ हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर बैठा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीछे से कुछ गिराया हो। मैंने मुड़कर देखा तो अलमारी के पास एक पुरानी धूल भरी चूड़ियों का जोड़ा रखा था, जो मैंने पहले वहां नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद घर में रहने वाले किसी पुराने व्यक्ति का सामान होगा और इसे नजरअंदाज कर दिया। रात में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे कमरे के कोने से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें किसी महिला के गाने जैसी लग रही थीं। मुझे लगा कि शायद बाहर कोई गा रहा होगा, लेकिन जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर घुप अंधेरा था। वो आवाजें अंदर से ही आ रही थीं, लेकिन मैंने खुद को समझाकर सोने की कोशिश की। अगले दिन सुबह फिर से मैं कॉलेज चला गया और जब मैं कॉलेज से लौटा तो कुछ और अजीब चीजें दिखाई दीं। इस बार बिस्तर के पास एक पुराना आईना रखा था। वो आईना भी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे मेरे कमरे में रख कर गया हो। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि ये सामान कोई पुराना नहीं है, बल्कि ये घर में किसी आत्मा का हो सकता है। उस रात भी जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक से कमरे की ठंडक बढ़ गई। मुझे फिर से वही गाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन इस बार और भी करीब से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे के अंदर ही खड़ा हो और गा रहा हो। डर के मारे मैंने बत्ती जला दी, लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे अब शक होने लगा था कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को एक बार फिर समझा लिया कि यह सिर्फ मेरी थकान का असर हो सकता है। रात में जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तब एक और अजीब घटना हुई। अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही मैंने नजर उठाई, अलमारी के अंदर कुछ धुंधला सा दिखा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज करके सो गया। तीसरे दिन जब मैं घर लौटा तो मुझे कमरे में एक पुराना साड़ी का टुकड़ा मिला। वो साड़ी का टुकड़ा भी पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पुराने दिनों की यादों को मेरे कमरे में बसा रहा हो। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ जरूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों। रात होते ही फिर वही खटखटाहट शुरू हो गई, जो पिछले 2 दिनों से मुझे परेशान कर रही थी। इस बार खटखटाहट और तेज हो गई थी। दरवाजे पर जैसे किसी ने जोर से दस्तक दी हो। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये सब देखकर मेरे मन में एक सवाल उठने लगा, आखिर ये सब किसका सामान है और ये सब कौन कर रहा है। मैंने अपने आप से ये सवाल कई बार पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। इन 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो बहुत अजीब था। हर दिन कुछ नया सामान, हर रात वही खटखटाहट, और ये सब मुझे एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। इस घर में कुछ बहुत गलत था। ये सिर्फ एक पुरानी आत्मा की मौजूदगी नहीं थी, बल्कि शायद वो आत्मा अपनी पुरानी आदतें और सामान वापस चाहती थी। तीसरे दिन के बाद मुझे रात में नींद आना लगभग नामुमकिन हो गया था। हर पल ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। चौथे दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ मिला। अंदर का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दीवारों पर किसी के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से में दीवारों को खरोंच डाला हो। मुझे लगा कि किसी ने घर में घुसपैठ की होगी, लेकिन दरवाजे पर कोई ताला टूटा नहीं था। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है। ठंडी हवा के झोंके मेरे कानों तक पहुंचे।
और अचानक बिस्तर के नीचे से किसी ने मेरा पैर खींच लिया। मैंने चीखते हुए बत्ती जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरी घबराहट अपने चरम पर थी। अगली रात कुछ और भी खतरनाक हुआ। जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक से कमरे में जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं तुरंत उठ बैठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। मैं जैसे ही पलटा, मुझे कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। वो परछाई अब और साफ दिखने लगी थी। वो एक महिला की थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। मैंने जितना जोर से हो सकता था दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक वो परछाई मुझ पर झपटी और मेरे गले को दबाने लगी। मेरी सांसें जैसे बंद हो रही थीं और मुझे लगा कि आज मेरी जान यहीं जाएगी। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाकर बगल में रखी लकड़ी उठाई और उसे उस परछाई की ओर फेंका। जैसे ही वो परछाई गायब हुई, दरवाजा अचानक खुल गया। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा और बिना पीछे देखे उस घर से दूर चला गया। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। मैं गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उससे उस घर के बारे में पूछा। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस घर में एक महिला रहती थी, जिसका नाम सविता था। सविता को उसके पति ने धोखा दिया था और इस धोखे से आहत होकर उसने उसी घर में खुदकुशी कर ली थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। जो भी उस घर में रहने जाता, उसे सविता की आत्मा सताने लगती थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे बताया कि वो लाल साड़ी में दिखने वाली महिला वही सविता थी। उसकी आत्मा अब भी अपने पुराने सामान को समेटकर अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश कर रही थी। उस आत्मा की आदतें वैसी ही थीं जैसी उसकी जिंदगी के दौरान थीं। वो अपने कमरे में अपने पुराने सामान को बार बार लाने की कोशिश करती थी। ये सुनकर मुझे समझ में आया कि क्यों मेरे कमरे में अचानक से अजीब सामान आना शुरू हो गया था। वो आत्मा अपना जीवन दोबारा जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उस घर में देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं उस घर में नहीं लौटूंगा। मैंने तुरंत गांव से अपने सारे सामान को उठाया और अपना कमरा छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया, क्योंकि उस घटना के बाद मैं वहां और नहीं रह सकता था। वो अनुभव इतना भयानक था कि आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का रहना मुमकिन नहीं होता। वो सविता आज भी उस घर में अपनी पुरानी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही है, और जो भी वहां गया उसे उसने कभी चैन से नहीं रहने दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपका प्यारा सा नाम और आप ये कहानी किस जगह से सुन रहे हो, कमेंट में जरूर बताएं। और अब मैं मेरे पिछले कहानी में किसने किसने नाम कमेंट किया था उनका नाम लेता हूं। मेरे पिछली कहानी में सिर्फ एक शख्स ने अपना नाम कमेंट किया था। उनका नाम है आदित्य। आदित्य है मुंबई से। और दोस्तों, आपको भी लगता है कि आपका भी नाम मैं मेरी कहानी में बताऊं, तो जल्दी से आपका नाम कमेंट करके रखिए। आज की कहानी में कौन कौन कमेंट करेगा, उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं। तो चलिए, अगले 2 दिनों के बाद फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।